हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम की आज की क्लास में वी विल लर्न हाउ टू राइट एक्सप्रेशन फॉर केसी। न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने होते हैं और उसके लिए हमें केसी लिखना होता है। अब केसी हम किस तरह से लिखेंगे, अलग अलग रिएक्शन के लिए जिसमें डेल्टा एन की वैल्यू अलग अलग आएगी। उससे पहले हमें दो रूल समझना है, जिसमें से रूल नंबर 1 ये है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी है जिसमें इक्विलिब्रियम आ रहा है और उस इक्विलिब्रियम में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सॉलिड या लिक्विड इन्वॉल्व हो, राइट। तो इफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड इज इन्वॉल्व इन इक्विलिब्रियम, तो जो कंसंट्रेशन हम लेंगे सॉलिड्स का और लिक्विड का वो कांस्टेंट रहता है। यानी कि हम उसको क्या लेंगे, यूनिटी लेंगे या फिर 1 लेंगे उसकी वैल्यू, राइट। तो जो एक्टिव मास होगा, मोलर कंसंट्रेशन बेसिकली होता है, जब हम मोलर कंसंट्रेशन की बात करते हैं, मोलैरिटी यानी कि N/V, जिसको हम बोलते क्या हैं, एक्टिव मास भी बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन के लिए या ऐसी रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, उस रिएक्शन के लिए जब हम सॉलिड और लिक्विड के, प्योर लिक्विड्स के हम एक्टिव मासेस लेते हैं तो हम उसे कांस्टेंट क्वांटिटी मान के चलते हैं, यूनिटी लेते हैं या फिर उसकी वैल्यू 1 लेते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि सॉलिड और लिक्विड के केस में होता क्या है कि जब रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो जाते हैं रिएक्शन में, तो मास जो है वो डिक्रीज़ करता है। मास डिक्रीज़ करेगा तो वॉल्यूम भी जो है डिक्रीज़ करेगा, राइट। तो जो डेंसिटी है, अगर मास भी डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहा है और मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी के बराबर, तो जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, डेंसिटी चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर गैसेस इन्वॉल्व हैं तो हमें फिर वो कांस्टेंट वैल्यू या 1 वैल्यू नहीं लेनी है। और गैसेस के लिए हम 1 वैल्यू क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि गैसेस के केस में क्या होगा कि गैसेस की टेंडेंसी है या उसकी प्रॉपर्टी है कि वो जिस कंटेनर में होती हैं, जिस कंटेनर में प्रेजेंट होती हैं, वो उसी का ही वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो अगर कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस रिएक्शन में कंज्यूम हो भी गई तो मास तो डिक्रीज करेगा, लेकिन जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा, तो जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। और अगर डेंसिटी डिक्रीज कर रही है तो जो हम एक्टिव मास निकालेंगे उसकी वैल्यू भी चेंज आएगी। तो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के लिए हम जो एक्टिव मास लेंगे उसकी वैल्यू हम 1 लेके चलेंगे जब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड स्टेट में होता है वो डिकम्पोज हो रहा है, तो हमारे पास आएगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विकलाइम भी कहते हैं, ये भी सॉलिड स्टेट में होगा, प्लस CO2 और गैस। अब इस रिएक्शन के लिए अगर आपसे केसी कैलकुलेट करने को कहा जाए तो सबसे पहले तो आप केसी लिखेंगे कि केसी किस तरह से आएगा। केसी होता है रेशियो ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट्स, यानी जो प्रोडक्ट्स हैं वो न्यूमरेटर में आ जाएंगे, उनके एक्टिव मासेस, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं, और CO2 अपॉन रिएक्टेंट्स का मोलर कंसंट्रेशन कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये केसी हमने लिख लिया। अब हम इस रिएक्शन के लिए जब केसी कैलकुलेट करेंगे तो वो केसी की वैल्यू जो है वो सिर्फ CO2 पर डिपेंड करेगी, क्योंकि CO2 गैसेस स्टेट में, जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसके लिए हम 1 लेंगे कंसंट्रेशन के लिए, जो कांस्टेंट रहेगा। CO2 का कंसंट्रेशन आ जाएगा जो भी इस रिएक्शन में हो, अपॉन जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसके लिए भी हम 1 ले रहे हैं। यानी केसी जो है, अगर हम लिखें केसी will depend on the concentration of CO2 only, because in this reaction one solid and one liquid is involved, and whenever solid and liquids are involved in equilibrium we always take their concentration equal to 1। ये रूल आपको याद रखना है। सेकेंड रूल ये है कि अगर हमारी केमिकल रिएक्शन में सॉल्वेंट प्रेजेंट है और सॉल्वेंट बहुत ही एक्सेस अमाउंट में है, यानी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, एक्सेस में प्रेजेंट है, और ये आपको प्रॉब्लम में गिवन होगा कि सॉल्वेंट इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। तो जब भी सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में हमारे पास होता है तो भी हम उसका जो मोलर कंसंट्रेशन लेके चलते हैं वो कांस्टेंट लेके चलते हैं, और यूजुअली ये वाटर के साथ ही होता है। तो आपको जहाँ पे भी मिलेगा वो वाटर, जैसे हमारी हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस अगर दे रखी होंगी तो वहाँ हो सकता है आपको साथ में दे रखा हो कि वाटर इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस। तो अगर वाटर एक्सेस में प्रेजेंट है, इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व है, तो उसका कंसंट्रेशन भी हमें 1 लेके चलना है या कांस्टेंट लेके चलना है।
तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में जहाँ पे इक्विलिब्रियम हो और सॉल्वेंट या फिर वाटर, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर, ज़्यादा रिएक्शन में वाटर ही इन्वॉल्व होता है, तो अगर सॉल्वेंट हमारा एक्सेस में प्रेजेंट है तो उसका कंसंट्रेशन भी हमें 1 लेके चलना है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि अगर सॉलिड्स हैं या फिर लिक्विड्स हैं तो कंसंट्रेशन उनका 1 रहेगा, यानी हम उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू विल रिमेन द सेम। तो यूजुअली जो मोलर कंसंट्रेशन सॉलिड और लिक्विड के होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह से अगर सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसका कंसंट्रेशन भी हमें 1 लेना है। अब हम एक्सप्रेशन लिखना सीखते हैं, और सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो होमोजेनस इक्विलिब्रियम की बात करेंगे और होमोजेनस गैसेस इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। होमोजेनस इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब सेम स्टेट में हैं, गैसेस स्टेट में होंगे और इक्विलिब्रियम आया है, यानी कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब उस रिएक्शन का टाइप क्या है? वो रिएक्शन है जहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू आ रही है 0, और डेल्टा एन जो होता है वो डिफरेंस होता है किसके किसके बीच में? जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से माइनस करें तो 0 वैल्यू अगर आ रही है, तो ऐसी सारी रिएक्शन के लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना सीखना है। अब हम एक्चुअली ये सीख क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इस चैप्टर से आपसे ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, तो until unless you don't know how to write the expression you won't be able to solve the numericals based on chemical equilibrium. So first of all we will see how to write expression for all those homogeneous gaseous reaction where the value of delta n is equal to 0, and the simplest example given in this is the reaction of formation of hydrogen iodide, and we write this way: hydrogen यानी H2 which is a gas plus I2 अगेन अ गैस, और वैसे भी हम होमोजेनस लिख रहे हैं रिएक्शन, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबका स्टेट सेम होगा और इक्विलिब्रियम आया है इसलिए हमने डबल हेडेड एरो दिखा दिया यहाँ पे, एंड 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड, अगेन इसका स्टेट भी जो है वो है गैस। अब इसके लिए हमको क्या लिखना है? हमें लिखना है एक्सप्रेशन, यानी अगर कुछ इस तरह का न्यूमेरिकल हो तो हम किस तरह से उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करेंगे और एक वेरिएबल ले लेंगे और हम कहेंगे कि हमने रिएक्शन स्टार्ट करी और हमारे पास से जो H2 था उसका इनिशियल कंसंट्रेशन था A मोल्स, और जो I2 था इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हमने लिया था B मोल्स, राइट। और न्यूमेरिकल में ये वैल्यू यूजुअली आपको दी रहती है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब हमारी रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई है, तो रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए HI का फॉर्मेशन करने के लिए हमने A मोल्स H2 के लिए लिए और B मोल्स हमने I2 के लिए लिए, और उसके बाद उसको एक सील्ड वेसल के अंदर हीट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है जब रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी तो जो HI है वो HI का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा, तो HI का कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा? 0 मोल्स होगा। अब रिएक्शन प्रोसीड करेगी, H2 I2 आपस में रिएक्ट करेंगे, HI का फॉर्मेशन शुरू होगा और धीरे धीरे क्या होगा? रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई, इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो गए होंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। और इक्विलिब्रियम पे अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने जो A मोल्स लिए थे उसमें से जो कुछ मोल्स जो होंगे वो कंज्यूम हो चुके होंगे, राइट। तो हम ये कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे X मोल जो है H2 के और X मोल I2 के दोनों रिएक्ट हो जा रहे हैं। तो कितना HI बनेगा हम ज़रा लिख के देख लेते हैं। पहले हम लिखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम पे कितना कंसंट्रेशन होगा। अब हमने कहा हमने A मोल्स लिए थे और A में से X मोल्स जो हैं वो रिएक्ट हो चुके हैं, तो H2 का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना होगा? A माइनस एक्स। इसी तरह से हमने इसके B मोल्स लिए थे जिसमें से X मोल्स जो हैं वो रिएक्ट कर गए, HI बनाने के लिए कंज्यूम हो गए, तो कंसंट्रेशन कितना बचेगा I2 का? इनिशियल जो हमने लिया था उसमें से X कंज्यूम हो चुके हैं, तो जो कंसंट्रेशन बच रहा है, जो मोल्स बच रहे हैं वो हैं B माइनस एक्स। और HI कितना बनेगा? यहाँ पे हमारे 2 मोल्स ऑफ HI बन रहे हैं, तो 2 मोल्स ऑफ HI बन रहे हैं, इसका मतलब जो हमारे पास HI बन के होगा वो कितना होगा? 2x। तो इक्विलिब्रियम पे x moles of each of H2 and I2 have reacted and 2x moles of HI will be
फॉर्म्ड। अब हमें क्या करना है, हमें इसका एक्टिव मास लिखना है। एक्टिव मास मीन्स मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स जो भी H2 के बच रहे थे, अगर हम इसका एक्टिव मास लिखें यहाँ पे या मोलर कंसंट्रेशन लिखें, जो भी लिखें एक ही बात है, तो इट विल बी A माइनस एक्स बाई वी हो जाएगा, ये हो जाएगा B माइनस एक्स बाई वी, और ये हो जाएगा 2x बाई वी। यानी कि मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास निकालने के लिए हमने जितने भी मोल्स थे इक्विलिब्रियम पे उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अब ये एक्टिव मासेस आ गए, राइट। और ऑब्वियसली बात है, ये मोलर कंसंट्रेशन है तो इसकी यूनिट होगी क्या सबकी, मोल पर लीटर। ये भी मोल पर लीटर और ये भी मोल पर लीटर में होगा। अब हमें लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करना है केसी लिखने के लिए, तो हमने कहा अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, तो केसी इज इक्वल टू हो जाएगा HI दिस अपॉन रिएक्टेंट क्या है H2 और I2, उन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये तो हो गया जो हमने केसी लिख लिया, राइट। अब हमें इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, जो भी वैल्यूज़ हैं। HI कितना है हमारे पास, 2x बाई वी, राइट। तो ये हो जाएगा 2x बाई वी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, अपॉन H2 कितना है, H2 है A माइनस एक्स बाई वी, इंटू I2 कितना है, B माइनस एक्स बाई वी। चाहे तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए, ये आ गया। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने में ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, राइट। 2x स्क्वायर 2x अपॉन वी था, इसको हम ओपन करेंगे, अपॉन वी स्क्वायर चला जाएगा ये नीचे, इंटू a माइनस एक्स है, अपॉन वी था तो ये v चला जाएगा ऊपर, इंटू b माइनस एक्स था, अपॉन v तो ये v हो जाएगा ऊपर। ये v और ये v कैंसिल हो गए, और यहाँ पे भी दो v के टर्म है, v स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो नेट हमारे पास क्या आ रहा है, 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, राइट। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। अब अगर हम ये मान के चलें कि a और b दोनों की वैल्यू 1 है, राइट। a की वैल्यू अगर 1 ले लें और b की वैल्यू भी अगर हम 1 ले लें, तो ये kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kc इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये कब होगा, जब a और b दोनों की वैल्यू हमने अगर 1 ले ली है। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ Kc, एंड यू कैन क्लियरली सी कि ऐसी सारी होमोजेनस गैसियस रिएक्शन जिसमें डेल्टा एन की वैल्यू 0 है, वो वॉल्यूम इंडिपेंडेंट रिएक्शन आ रही हैं। सारे वॉल्यूम के टर्म जो हैं वो कैंसिल आउट हो गए हैं, और कोई भी वॉल्यूम का टर्म नहीं आया है जब हमने Kc लिखा है, यानी वॉल्यूम का कंसिडरेशन नहीं हो रहा है, राइट। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन for the reaction in which delta n is equal to 0। अभी हमारे पास दो कंडीशन और हैं जिसमें डेल्टा n इज़ लेस देन 0 और डेल्टा n इज़ ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन होती है। तो ऐसी रिएक्शन के लिए हम एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, और जो टाइप 1 रिएक्शन हमने डिस्कस करी है जिसमें डेल्टा n की वैल्यू जो है वो 0 आ रही थी, उसके लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं कि Kp इज़ इक्वल टू Kc होता है, यानी जो Kc की वैल्यू आएगी वही उसके लिए Kp की वैल्यू होगी। और यूनिट की बात करें तो दोनों जो होते हैं वो हमारे यूनिटलेस होते हैं। अब हम ऐसी रिएक्शंस की बात करते हैं जिसमें डेल्टा एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कम होंगे। और उसमें हमारे पास जो कॉमन सी रिएक्शन है वो है डिसोसिएशन ऑफ PCl5। तो सबसे पहले हमने डिसोसिएशन ऑफ PCl5 की रिएक्शन लिखी। PCl5 डिसोसिएट होता है तो PCl3 और Cl2 बनता है। अब हमें एक्सप्रेशन लिखना है, तो हम पहले इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करेंगे, जो हमने एक वेरिएबल अज्यूम कर लिया कि इनिशियल कंसंट्रेशन हमने PCl5 का A ले रखा है। प्रोडक्ट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा 0 होता है, क्योंकि प्रोडक्ट का तो फॉर्मेशन ही नहीं हुआ होगा, तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। अब इक्विलिब्रियम पे जब हम बात करेंगे तो सारे तो जो मोल्स होंगे
रिएक्टेंट के वो कंज्यूम नहीं हुए होंगे, उसमें से कुछ मोल्स कंज्यूम हुए होंगे, तो एक और वेरिएबल हमने ले लिया x मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं। तो जो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है वो आएगा a माइनस एक्स हो जाएगा, और x मोल्स PCl3 के भी बनेंगे और x मोल्स जो हैं वो Cl2 के भी बनेंगे। जितने मोल्स PCl5 के ब्रेक डाउन हो रहे हैं उतने ही मोल्स का फॉर्मेशन होगा PCl3 का और क्लोरीन या Cl2 का। और जब हम इसके मोलर कंसंट्रेशंस लिखेंगे, यानी कि वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, जिसको हम एक्टिव मास भी बोलते हैं, तो दिस वैल्यू विल बिकम a माइनस एक्स बाई वी और x बाई वी। अब हमें इसके लिए Kc लिखना है। तो सबसे पहले हम Kc किस तरह से लिखते हैं? Kc हम लिखते हैं जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनका मोलर कंसंट्रेशन आता है न्यूमरेटर में, तो PCl5 और Cl2 आ गया, अपॉन जो रिएक्टेंट है वो डिनोमिनेटर में आ। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। PCl3 का कंसंट्रेशन कितना है? x बाई वी, तो ये x बाई वी कुछ ऐसे हो जाएगा, इंटू Cl2 का कंसंट्रेशन कितना है? x बाई वी, तो जो v है वो भी जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और PCl5 का कंसंट्रेशन कितना है? a माइनस एक्स है, अपॉन v है, तो वो अपॉन v जो v है, v टर्म कहाँ आ जाएगा? ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। कुछ ये हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये v और ये v टर्म हमारा कैंसिल हो गया, राइट। और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये क्या आया? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स और v, ये चीज़ आ रही है। डेल्टा n इज इक्वल टू जब ज़ीरो था तो कोई भी v टर्म हमारे पास नहीं आ रहा था, लेकिन जब डेल्टा n की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, जैसे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा n की वैल्यू 1 आ रही है, तो जो हमारे पास वॉल्यूम टर्म है वो एक आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है? वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, राइट। तो जब भी हम इसके लिए यूनिट लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? लीटर इनवर्स में जाएगी। तो एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स वी है। अब अगर हम a को 1 मान लें, यानी हमने अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 1 लेके चल रहे थे, जो हम यहाँ पे a की बात कर रहे थे, जो x है वही हमारा डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन हो जाएगा। तो Kc जो है, अगर a की वैल्यू 1 हमने ले ली तो हमें ये 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। देयरफॉर Kc क्या हो जाएगा? Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, अपॉन a की जगह पे आ गया 1 माइनस एक्स और v, राइट। ये आ गई हमारी Kc की वैल्यू, और कब? जब हमारा डेल्टा n जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है। अब थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस हमारी हैं जहाँ डेल्टा n की वैल्यू इज़ लेस देन ज़ीरो आ रही है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो प्रोडक्ट्स बन के आएंगे वो कम होंगे, किससे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स से। और इसके लिए हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो है हेबर्स प्रोसेस, यानी कि अमोनिया का फॉर्मेशन, राइट। तो जब भी अमोनिया फॉर्म होती है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 1:3 मोल्स का रेशियो होता है, तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनती है। अभी हमने इसके लिए भी जब एक्सप्रेशन लिखना है तो हमने इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ले लिया, नाइट्रोजन का a मोल्स, हाइड्रोजन का b मोल्स, और अमोनिया का जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा वो होगा 0। और इक्विलिब्रियम पे 1 मोल इसका रिएक्ट हुआ, तो हम अभी तो 1 मोल तो नहीं मान रहे हैं, यहाँ तो वैसे 1:3 का ही है, हम कह रहे हैं x मोल्स इसके रिएक्ट हो रहे हैं। तो जो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे आ रहा है नाइट्रोजन का वो हो जाएगा a माइनस एक्स, अपॉन v कर देते हैं एक्टिव मास के लिए। हाइड्रोजन के 3 मोल्स रिएक्ट करेंगे, यानी कि 3x जो है वो रिएक्ट करेगा। तो जो कंसंट्रेशन बचेगा हाइड्रोजन का इक्विलिब्रियम पे वो होगा b माइनस 3x, और अपॉन v कर दिया। और 2 मोल्स बन के आ रहे थे हमारे अमोनिया के, तो यानी कि 2x बन के आ रहा है, 2x बाई v हो गया। फिर Kc हमने लिख लिया एक्सप्रेशन, और उसके बाद सब वैल्यूज पुट कर दी। अमोनिया का कंसंट्रेशन 2x बाई v का स्क्वायर होगा, राइट। और नाइट्रोजन है a माइनस एक्स अपॉन वी, और ये हो जाएगा b माइनस 3x बाई वी का होल क्यूब। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4x स्क्वायर वी स्क्वायर, 4 v टर्म है। जब हम ये स्क्वायर वाला ओपन करेंगे, 4 नहीं है, अभी कितने हैं? 2 हमारे ये v वाले टर्म आ रहे हैं इसके साथ जब हम स्क्वायर को ओपन करेंगे, और नीचे जब हम बात करेंगे तो एक v वाला टर्म इधर है और 3 v टर्म इधर है, यानी नीचे 4 आ रहे हैं, ऊपर 2 हैं। तो जब कैंसिल होंगे तो नेट हमारे पास 2 वॉल्यूम टर्म बचेंगे, और दोनों वॉल्यूम टर्म जो हैं वो न्यूमरेटर में आएंगे। तो ये हमारे पास बच रहा है सिंप्लीफाई होके 4x स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स और b माइनस 3x का होल क्यूब। अब हमारे A का कंसंट्रेशन, यानी जो हमने नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन था इनिशियल कंसंट्रेशन, उसको अगर हम 1 ले लें, 1 मोल, तो B कितना था? 3 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू हमने अब 3 ले ली, राइट, क्योंकि 1:3 के रेशियो में कंबाइन करता है। तो उसकी वैल्यू को हमने जब पुट किया यहाँ पे तो हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर वी स्क्वायर, तो एज इट इज़ आ जाएगा। A की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और B की जगह पे आ जाएगा 3 माइनस 3x का होल क्यूब।
अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4x² v² को एज इट इज़ रखा हमने, 1 माइनस एक्स भी एज इट इज़ रहेगा, और इसमें से हम क्या करते हैं, ये 3 माइनस 3 का होल क्यूब जो है, तो ये हो जाएगा 3 का होल क्यूब होता है 27। 27 को हमने बाहर ले लिया, तो हमारे पास बच क्या रहा है, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब ये 1 माइनस एक्स है और ये 1 माइनस एक्स का होल क्यूब है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और जो केसी आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4x² v² अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4, और ये 27 भी था, ये 27 आ जाएगा। तो ये लिखने का पर्पज़ यही है कि जब आपको न्यूमेरिकल्स दिए हों तो आपको कुछ न्यूमेरिकल्स को कुछ इसी पैटर्न पे ही सॉल्व करना होगा। आपको वहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशंस दिए होंगे और आपको जो भी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोली जाएगी वो वैल्यू को आप फाइंड आउट करके निकालेंगे। तो इसी चीज़ को हम ज़रा सा अप्लाई करके भी देखेंगे किस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लें, जिस तरह से हमने अभी बात करी कि होमोजेनस गैसियस रिएक्शन हमारे पास है तो हम किस तरह से एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसी तरह से होमोजेनस लिक्विड सिस्टम्स अगर हमारे पास हो। होमोजेनस लिक्विड सिस्टम का मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे के सारे लिक्विड स्टेट में हो, तो क्या कंडीशन होगी। और इसी तरह हेट्रोजेनस अगर इक्विलिब्रियम हो, हेट्रोजेनस मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरह से कुछ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रेजेंट हो, तो हमारा इक्विलिब्रियम किस तरह से आएगा, जिसके लिए हमने क्लास के स्टार्टिंग में पहले ही बात कर ली है कि सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स जो होते हैं उनका कंसंट्रेशन हम 1 लेके चलते हैं, और ऐसे सारे लिक्विड्स जिनमें जो सॉल्वेंट है या जो लिक्विड है वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसका भी कंसंट्रेशन हम 1 लेके चलेंगे। होमोजेनस लिक्विड सिस्टम के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है ईस्टरिफिकेशन की रिएक्शन। ईस्टरिफिकेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर ग्रुप लगा होगा प्रोडक्ट में, और ईस्टर्स कैसे बनते हैं, जब भी एसिड्स और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं तो ईस्टर्स का फॉर्मेशन होता है। तो हमने ईस्टरिफिकेशन की रिएक्शन लिखी है। एसिटिक एसिड लिया है, सबसे कॉमन एसिड, इथाइल अल्कोहल कॉमन अल्कोहल, और इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ है, साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन हमने ले लिए फिर से ए, बी, और इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के 0 होंगे। फिर एक्टिव मासेस हमने ले लिया, बिल्कुल उसी तरह से ही लिया है कि अगर ए मोल्स लिए थे हमने एसिटिक एसिड के, तो उसमें से एक्स मोल कंज्यूम हो रहे हैं, तो कितने मोल्स बच रहे हैं एसिटिक एसिड के, ए माइनस एक्स। और मोलर कंसंट्रेशन जब हम लिखेंगे तो वी टर्म से डिवाइड कर देंगे, इसी तरह से बी माइनस एक्स बाई वी, एक्स बाई वी और एक्स बाई वी हमारे पास आ जाएगा। केसी हमने लिख लिया, प्रोडक्ट्स को हमने न्यूमरेटर में, और जो रिएक्टेंट्स थे एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल उसको हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब सिंपली हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। इसका मोलर कंसंट्रेशन है एक्स बाई वी, इंटू वाटर का भी कितना है एक्स बाई वी। इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड के लिए हम बात करें तो एसिटिक एसिड है ए माइनस एक्स बाई वी, तो ए माइनस एक्स इधर होगा और वी टर्म ऊपर चला जाएगा, इंटू इथाइल अल्कोहल कितना है बी माइनस एक्स, और इसमें भी वी ऊपर चला जाएगा, वी कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या आ रहा है x² अपॉन ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स, ये आ रहा है। एज यू कैन सी कि इसमें भी वॉल्यूम टर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, के सी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ वॉल्यूम। और अगेन इस रिएक्शन के लिए जब हम यूनिट्स की बात करेंगे तो इस रिएक्शन के लिए के सी की कोई भी यूनिट नहीं आएगी। अब ए को अगर हम 1 मोल मान लें, यहाँ पे 1 मोल 1:1 का रेशियो है, तो इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 और बी की वैल्यू भी अगर हम 1 मान लें, ए और बी इज़ इक्वल टू 1 है, तो के सी क्या हो जाना चाहिए, के सी हो जाना चाहिए x² अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये होमोजेनस लिक्विड सिस्टम के लिए एक्सप्रेशन आ गया केसी का। अब हेट्रोजेनस अगर इक्विलिब्रियम है तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हेट्रोजेनस के लिए, हेट्रोजेनस में अगर सॉलिड्स और लिक्विड्स का इन्वॉल्वमेंट है तो हम उनको कांस्टेंट मान के चलते हैं। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इनिशियल तो हमने एक लिया था, एक हम ले लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स जब भी डिकम्पोज होते हैं तो एक कार्बोनेट बनता है, यहाँ पे सोडियम का कार्बोनेट बनेगा। स्टेट मेंशन करना ज़रूरी है, ये सॉलिड होगा, ये भी सॉलिड होगा। और बाइकार्बोनेट के डिकम्पोजिशन में कार्बोनेट का सॉल्ट आता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है जो गैस है, और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जो अगेन एक गैसियस फॉर्म में यहाँ पे होगा, राइट। अब इसमें 2 प्योर लिक्विड इन्वॉल्व हैं, ये
और ये हमारे प्योर लिक्विड हैं, ठीक है। तो इसको हमें कंसंट्रेशन टर्म में इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि प्योर सॉलिड्स को हम क्या मान के चलते हैं, प्योर सॉलिड्स को हम मान के चलते हैं कि उनका कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है या 1 है। अभी यहाँ पे दो गैसेस प्रोडक्ट हमारे आ रहे हैं, CO2 और H2O। तो जब हम KC लिखेंगे तो KC लिखने में ना तो हमें ऐसे कंसिडर करना है ना ऐसे कंसिडर करना है, और KC क्या हो जाएगा, CO2 क्योंकि प्रोडक्ट में है, और H2O दोनों का मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो Kc की वैल्यू ये आ जाएगी। और यही अगर हमें Kp लिखना होता, क्योंकि गैसेस यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो Kp की भी बात हो सकती है। अगर हम Kp लेते तो हम Kp क्या लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। यहाँ पे जो H2O है वो लिक्विड नहीं है, वो गैसेस स्टेट में। तो हमने दोनों को कंसिडर किया है, क्योंकि हमें गैसेस को कंसिडर करना है हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखने में। So we have learned that how to write expressions for different reactions. Reactions can be homogeneous gaseous reaction, reactions can be homogeneous liquid reactions हो सकती हैं, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स जो भी हैं सब लिक्विड स्टेट में हो, या फिर हेट्रोजेनस। ये सीखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बिना इसकी इन्फॉर्मेशन के हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।